आज इस वीडियो में हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन, यहाँ देखिए, निम्न में कौन एक सम संख्या का एक रूप है। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। निम्न में कौन एक सम संख्या का रूप है जहां m एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चंस दे देगा और 4 को ऑप्शन दे देगा। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। देखिए, तो पहला नंबर में ऑप्शन में देखिए 2m दे देगा, इसके बाद देखिए 2m+1 दे देगा, इसके बाद देखिए 2m+3 दे देगा और डी में दे देगा नन। देखिए इस सवाल को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है, देखिए निम्न में कौन एक सम संख्या का रूप है। हम सभी जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या उन सारी संख्या को कहते हैं जो 2 से करता है। जो संख्या 2 से विभाजित होता है उसी को न कहते हैं सम संख्या। जहाँ देखिए m एक पूर्णांक है। इन चारों ऑप्शन में इससे पहले हमने जो भी याद किया था वो तो बच्चा वाला था, लेकिन आपके एनएमएमएस एग्जाम में बच्चा वाला क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा। तो देखिए किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्रिटिकल पूछ दिया, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। 2m दे दिया है, 2m+1 दे दिया है, 2m+3 दे दिया है और डी का मतलब यहाँ देखिए नन का मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी आप लोगों ने याद किया है वो तो बच्चा वाला है, लेकिन बच्चा वाला क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए 2m, यहाँ देखिए m का मतलब क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक के बारे में हम सभी जानते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक पॉजिटिव में भी होता है और पूर्णांक नेगेटिव में भी होता है। यहाँ देखिए पूर्णांक के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है। पूर्णांक में यहाँ देखिए, जहाँ m एक पूर्णांक है तो m की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो m की जगह पर इसी 1, 2, 3 लेकर के चेक करना है कि कौन सी संख्या सम संख्या के एक रूप है। यहाँ देखिए 2m, तो 2m देखिए m का मान क्या लेना है, 1 लेना है, तो 2 गुना 1 तो 2 हो गया। इसके बाद देखिए 2 गुना 2, m का मान क्या लेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नेगेटिव में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं m का मान पॉजिटिव में। देखिए 2 दूना 4, इसके बाद देखिए 2 तिया 6, यहाँ देखिए 2, 4, 6 ये सम संख्या के रूप में आ रहा है। इसका मतलब यही इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एनएमएमएस एग्जाम में आएगा तो इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। पूछेगा निम्न में कौन एक सम संख्या का रूप है। जब ये पूछेगा निम्न में कौन एक सम संख्या का रूप है जहाँ m एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो उस m जो पूर्णांक दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, मान देकर के चेक करेंगे। 1, 2, 3 इस तरह से मान देकर के चेक करेंगे। जब ये मान देकर चेक करेंगे और पता जब चल जाएगा कि मान देने के बाद समय संख्या आ रहा है तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा सम संख्या के रूप। देखिए 2m+1 इसको काहे नहीं कहेंगे सम संख्या के रूप, क्यों नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पे 2m है +1, समझने का प्रयास कीजिए दीना। 2m+1 है, देखिए 2 गुना 1 + 1, m की जगह 1 लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2, 1 3 हो जाएगा। 2 गुना 2 प्लस इसका देखिए 1 तो कितना हो जाएगा, 5, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि यहाँ पे विषम संख्या है। इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। 2m+3 ये भी क्या होगा, विषम संख्या का रूप होगा, क्योंकि m एक पूर्णांक है तो पूर्णांक पॉजिटिव में भी होता है और पूर्णांक नेगेटिव में भी होता है। उन्हें सारे मानों को देख करके पुट करके रखना है, फिर इसके बाद देखेंगे कि सारे मान को पुट करने के बाद किसका मान सम संख्या के रूप में आता है और किसका मान विषम संख्या के रूप में आता है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा, दे सकते हैं ना। और इसी तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा, समझ गए ना। इसके बाद देखिए आप ही से पूछ लेगा 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसके बाद पूछ देगा 4q+4। इसमें बताइए सम संख्या का एक रूप कौन होगा। इससे पहले देखिए पूर्णांक के रूप में m माना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5, 4q+4 इस तरह से यहाँ पे देखिए q एक पूर्णांक लिया है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोग को थोड़ा ही दिमाग लगाना है। बोलिए किस तरह से, q एक पूर्णांक है तो पूर्णांक की जगह पर आप लोग मान पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए। इस तरह से जब पुट कीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट आने लगेगा। देखिए 6q+1, यहाँ देखिए 6q+1 तो यहाँ इस तरह से लिखिए, तो q की जगह पर 1 रखिए तो क्या आ जाता है 7, q की जगह पर यहाँ पर देखो 2 रखिए, कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। q की जगह पर यहाँ पर 3 रखिए, 36 18 1 19 हो जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पे q की जगह पर 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए, क्योंकि पूर्णांक का मतलब ही होता है पॉजिटिव में और नेगेटिव में।
1 से लेकर के आप जहाँ तक सोच सकते हैं 1 2 3 यानी तो -1 -2 3 इस तरह से जब ये पुट कीजिएगा और पुट करने के बाद जब ये विषम संख्या के रूप में आ जाएगा तो वह विषम संख्या का रूप होगा। यहाँ देखिए ये क्या है 6 3 + 1 यह एक विषम संख्या का रूप है। ठीक उसी तरह से 6 + 3 भी एक विषम संख्या का रूप होगा। बोलिए कैसे 6 × 1 6 इसके बाद 3 तो 6 3 9 हो जाएगा जो कि एक विषम संख्या के रूप होगा। ये भी होगा विषम संख्या का रूप। लेकिन 4q + 4 यहाँ देखिए 4q + 4 तो ये 4 × 1 + 4 देखिए 8 हो गया। 4 × 2 + 4 4 × 8 4 12 इस तरह से देखें किस तरह से आपको बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में चाहे 10th के एग्जाम में चाहे एनटीएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बराबर पूछा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि सम संख्या को किस तरह से पहचानेंगे। अब वो ज़माना चले गया कि उसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जो 2 से कटता है। समझ गए ना, इसको नोट कीजिए। देना जी इसको समझ गए हैं तो पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो समझ गए ना, इसी तरह से बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। सब दिन बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं ना पूछा जाएगा, उसमें दे रहा है तुम एनएमएमएस का एग्जाम। एनएमएमएस के एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ के एग्जाम में। समझ गए ना, मैथ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन को पढ़िए। इसके बाद शांत आसान के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस तरह से पूछ देगा। देखिए ना कहेगा कि 3/20 4/15 8/5 ये सारी संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कि ये सारी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए जब भी पूछेगा यहाँ देखिए 3/20 का पूछ रहे हैं हम कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन में रहेगा इस तरह से शांत, बी में रहेगा अशांत, सी में रहेगा, इसके बाद देखिए ए एवं बी दे देगा और डी में रहेगा नन। तो इस तरह के सवाल को आप लोग किस तरह से हल कीजिएगा। देखिए 3/20 का दशमलव प्रसार हम लोग को ज्ञात करना है। तो 3/20 में देखिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो हर का आवाज गुणनखंड निकालेंगे। हर का आवाज गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, बचपन में हम लोग एलसीएम निकालते थे ना। देखिए यहाँ पे 20 का क्या करेंगे आवाज गुणनखंड 2 × 5 = 10। यहाँ देखिए 20 को किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2 × 5 देखिए 2 × 4 = 20 इस तरह से होगा ना। तो 2 का स्क्वायर आ गया अब 5। देखिए कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी हो सकता है जब उसके हरों के आवाज गुणनखंड में 2m × 5n के रूप में आए, यानी कि उसके हरों के आवाज गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। जब ये 2 और 5 आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह शांत हो जाएगा। समझ गए ना। 2 5 यहाँ देखिए 2 5 आया है ना, यहाँ देखिए 2 5 है, 5 पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है। 2m × 5n यानी कि 2 पर कुछ भी पावर रहना चाहिए, 5 पर कुछ भी पावर रहना चाहिए, नहीं कुछ है तो 1 तो है पावर। यहाँ देखिए ये 2 5 के रूप में आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा। समझ गए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो उस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके हरों का आवाज गुणनखंड निकालेंगे। जब ये हरों का आवाज गुणनखंड निकालेंगे फिर देखेंगे उसमें 2 5 आ रहा है कि नहीं। अगर 2 5 आएगा तो वह हो जाएगा शांत, अगर 2 5 नहीं आ जाएगा तो वह हो जाएगा अशांत। एक बार तो आप लोग फिल्म में देखे हो, हमारे तुम्हारे के बीच में अगर कोई तीसरा आया तो उसको ढूंढ देंगे। कई बार ये डायलॉग सुनते हो, काजल हमारे तुम्हारे के बीच में अगर कोई आया समझो वो मर गया, इस तरह से सुनते हो ना डायलॉग। ठीक उसी तरह से किसी संख्या के हरों के आवाज गुणनखंड में अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, वह शांत नहीं रहेगा। अगर हमारे तुम्हारे बीच में, अगर हम ही तुम्हारे बीच में सिर्फ हम तुम है तब तो हम शांत रहेंगे, यानी कि हमारे तुम्हारे के बीच में यानी कि 2 और 5 है तब तो हम शांत रहेंगे। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो हम अशांत हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ जाइए। देखिए 8/15 है तो 3 × 5 = 15। देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 तो है 2 नहीं है। और देखिए 5 है, इसके बाद 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या 3 है। जब ये कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन को देखिए। 8/5 तो 8/5 के देखिए 8/5 5 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × 5 यानी कि 5। देखिए 5 पर पावर 1 कर सकते हैं, नहीं कुछ है 2 पर पावर 0 कर सकते हैं। देखिए 5 पर पावर 1 है गुना 2 पर पावर 0 कर सकते हैं। किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब होता है 1। देखिए 5 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या x पर पावर 0 का मान 1, 5 पर पावर 0 का मतलब 1, 6 पे पावर 0 का मतलब 1। इस तरह से जब भी किसी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है दीना, 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 पर पावर 0 का मतलब 1 और 5 पर पावर 1 का मतलब 5, 5 गुना 1 बराबर 5। देखिए इसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, मान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, बस आपका यही एक तरीका है। तो समझ गए, यानी कि 8/5
5 पावर 1 गुना 2 पावर 0, ये 5 को लिख सकते हैं। इसके मान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। क्यों? हम सभी जानते हैं 2 पावर 0 का मतलब होता है 1 और 5 पावर 1 का मतलब हुआ 5, 5 गुना 1 बराबर 5। इसके मान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 1 गुना 2 पावर 0 के रूप में। जब ये 2 5 के रूप में आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? शांत। तो इस तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे ठीक उसी तरह से दे देगा 2/8, 2/8 का दशमलव प्रसाद क्या होगा? तो इसका भी क्या करेंगे? हरों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर क्यू, और नहीं कुछ है तो 5 पावर 0 तो लिख सकते हैं। देखिए 2 पावर क्यू है और नहीं कुछ है तो 5 पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया। जब ये 2 और 5 के रूप में आ जाता है तो वह क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अगर हम और तुम्हारे बीच में है, दो ही आदमी के बीच में है, तो किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा, हम शांत रहेंगे। लेकिन हमारे और तुम्हारे के बीच में कोई तीसरा संज्ञा आ जाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना? तो इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किस तरह से किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, और सम संख्या को किस तरह से पहचानेंगे और विषम संख्या को किस तरह से पहचानेंगे। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना सम संख्या को पहचानने के लिए, जहाँ m एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक के मान को लेंगे 1 2 3 इस तरह से ले लेंगे। जो भी पूर्णांक ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से आप लोग को 1 2 3 लेकर के उस पूर्णांक के जगह पर बिठाना है। फिर बिठाने के बाद देखेंगे सम संख्या के रूप में आ रहा है, समय संख्या आ रहा है। जब समय संख्या लगातार आते रहेगा तो वही हो जाएगा सम संख्या का एक रूप। जब विषम संख्या आते रहेगा तो वही हो जाएगा विषम संख्या का रूप। और इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए धैर्य के साथ एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिए। बस आप लोग को समझना है और इसके बाद तो कुछ करना नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन विद्यार्थी एक बेहतरीन तरीक़ा से जवाब दे पाता है। दीना तुमसे ही पूछेंगे, बताइएगा। यहाँ देखिए 2q + 4, 6q + 4, 8q + 2, 5q +, इसमें बताइए कौन एक विषम संख्या के ग्रुप है। यदि आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब एक बेहतरीन तरीक़ा से दे सकते हो। यहाँ पे हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन एक विषम संख्या का एक रूप है। यहाँ देखिए 2q + 4, 6q + 4, 8q + 2, 5q + 3। जो भी विद्यार्थी सबसे पहले कमेंट करेगा उसको हम जल्दी ही रिप्लाई करेंगे। आप बताइए दीना यहाँ पे डी नंबर। हाँ ये होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि 5q + 3 हम बताए, जहाँ पे q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है तो q की जगह पर क्या मान बिठा के देखेंगे? q का मान 1 2 3 इस तरह से ले लेंगे। और जब ये q का मान रखेंगे फिर इसके बाद अगर विषम संख्या आ रहा है तो वह 100% हो जाएगा एक विषम संख्या का रूप। देखिए 5q + 3 तो 5 गुना 1 + 3, 5 3 8 हो जाएगा। देखिए 5 गुना 2 5 गुना 10 3 13 हो जाएगा। 5 गुना 3, देखिए कभी सम संख्या आ रहा है कभी विषम संख्या आ रहा है। तो विषम संख्या उसी तरह के प्रश्न को कहेंगे जिसमें विषम संख्या सिर्फ आना चाहिए। यहाँ देखिए सम आ रहा है, विषम आ रहा है, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, यानी तो ऑप्शन ही चेंज कर देगा। देखिए ना 4q + 1 दे देगा। मान के चलिए इस ऑप्शन को हटा दीजिए तो 4q + 1, यहाँ देखिए q की जगह पर 1 रखिए तो q की जगह पर 1 रखेंगे। 4 गुना 1 तो 4 1 5, 2 रखिए तो 4 गुना 8 1 9। इस तरह से देखिए 4q + 1 भी क्या हो जाएगा? एक विषम संख्या का रूप। विषम संख्या का रूप का मतलब यहाँ देखिए जो भी q एक पूर्णांक रहेगा या m एक पूर्णांक रहेगा, चाहे जो भी कोई पूर्णांक क्यों ही नहीं रहे, वहाँ पे पूर्णांक की जगह पर 1 2 3 इस तरह से मान लेकर के पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद देखेंगे अगर विषम संख्या आ रहा है, सिर्फ विषम संख्या आ रहा है, तब उसको कहेंगे विषम संख्या का रूप। जब कभी देखेंगे सम संख्या आ रहा है कभी विषम संख्या आ रहा है तो इस तरह के सवाल को कभी भी नहीं कहेंगे विषम संख्या। अगर सम संख्या के बारे में पूछेगा तो q की जगह पर या कोई भी पूर्णांक दिया रहेगा उसकी जगह पर मान पुट करने के बाद अगर समय संख्या आ रहा है तब कहेंगे उस संख्या को सम संख्या का रूप। इस बात को आप लोग ख्याल में रखिएगा। हम आपको क्या बतलाने का प्रयास करते रहते हैं, बस उतना ही को एक बेहतरीन तरीके से समझिए। आपको एनएमएमएस एग्जाम में पास करने में, एक बेहतर अंक लाने में किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना? और इससे पहले भी इसी चैनल के माध्यम से हमने मैथ के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर, साइंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। यदि आप लोग एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो बना दिए हैं सारे वीडियो को देखना होगा। बहुत कम समय बचा है। अब आइए कुछ और गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले
कितने घन काटे जा सकते हैं। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपके एनामोमस एग्जाम के लिए VVI है। VVI का मतलब क्या हुआ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया और दे देगा आपको ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा। देखिए यहाँ पे देखिए साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है। जब प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यहाँ देखिए 125 हो गया। इसके बाद देखिए दे देगा 64 दे देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 64 है, 25 दे देगा और डी नंबर दे देगा 20 दे देगा। इस तरह से यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि घन की संख्या है या किसी भी संख्या के बारे में पूछेगा कि कितनी संख्या हो सकती है, तो इस तरह के सवाल को किस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन किस तरह से होता है, घन होता है वर्गाकार। घन की सभी भुजा क्या होती है, तो बराबर होती है। जबकि यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये एक घन हो गया। घन की सतह किस तरह से होती है, तो वर्गाकार होती है। जबकि घनाभ की सतह क्या होती है, आयताकार। घनाभ में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक उसी तरह से आयत के बारे में भी हम लोग जानते हैं, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि समांतर होती है। यहाँ देखिए घन की सतह कैसे होती है, तो वर्गाकार होती है। जिस तरह से वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, उसी तरह से घन की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। समझ गए। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि कितने घन की संख्या पूछ रहा है, कितने घन काटे जा सकते हैं। आपके पास 5 सेंटीमीटर का कोई बड़ा एक घन है, उससे 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, घन की कुल संख्या पूछ रहा है, किसी भी चीज का कुल संख्या पूछेगा, तो यहाँ देखिए घन की कुल संख्या, घन की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा का आयतन यानी कि बड़ा भुजा का आयतन का मतलब क्या हुआ, बड़ा घन का आयतन बट्टा छोटा घन का आयतन। हम सभी जानते हैं, जैसे कि आपके पास 20 रुपया है और मान के चलिए आप कोई भी बिस्कुट खरीदते हैं 4 रुपये में, तो उस 20 रुपये से आप कितना बिस्कुट कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास कुल रुपया 20 रुपया है और एक बिस्कुट का दाम है 4 रुपया, तो उस कुल रुपये से कितना आप बिस्कुट खरीद सकते हैं, तो 4 पंचे 20 यानी कि 5 बिस्कुट खरीद सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को आप लोगों ने किस तरह से हल किया, 20 रुपये में 4 लेकर डिवाइड किए, यानी कि बड़ा में छोटा लेकर के डिवाइड किए, तब हम लोग को निकल गया बिस्कुट की संख्या। उसी तरह से यहाँ पे किसी भी चीज़ का संख्या पूछेगा, चाहे घन की कुल संख्या, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर का किनारे वाले घन काटा जाए, तो 1 सेंटीमीटर का कितना घन काटा जाएगा उस 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से। तो यहाँ पे घन की कुल संख्या पूछ रहा है, तो जिस तरह से वहाँ पे 20 लेकर के 4 में भाग दिए, यानी कि बड़ा लेकर के छोटा में भाग दिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी बड़ा घन की भुजा का आयतन बट्टा छोटा घन की भुजा का आयतन। यहाँ देखिए छोटा घन का भुजा का आयतन यानी तो छोटा का आयतन, छोटा घन का आयतन, इस तरह से लिखो ना, इस तरह से लिखिएगा, घन की कुल संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन बट्टा छोटा घन का आयतन। यहाँ देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी कि ए क्यू, इस तरह से लिख लीजिएगा। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। यहाँ देखिए बड़ा घन की भुजा कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो बड़ा घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका कितना निकल जाएगा आयतन, 5 पर पावर क्यू। इसके बाद देखिए छोटा घन की भुजा कितना है, तो 1 है, तो 1 पर पावर क्यू हो जाएगा। इस तरह से देखिए 125 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको 1 लेकर भाग देंगे, 1 लेकर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही होता है। यहाँ देखिए 125 इसका आंसर आएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इस तरह से जब भी आपके एनामोमस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100% है ये क्वेश्चन आपके एनामोमस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए। देखिए ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे समझा है, मान के चलिए यहाँ पे दे देगा 6 सेंटीमीटर, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। अब आपके पास 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उसी 6 सेंटीमीटर के बड़ा घन से 2 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसमें भी पूछ रहा है कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि घन की कुल संख्या पूछ रहा है। तो जब ये घन की कुल संख्या पूछेगा, तो बड़ा वाला घन का आयतन बट्टा छोटा वाला घन का आयतन, जब ये कर देंगे तो हम लोग को घन की कुल संख्या या किसी भी चीज़ की संख्या निकल जाएगा। किसी भी चीज़ की संख्या निकालने के लिए, कुल संख्या निकालने के लिए बड़ा वाला क्या करते हैं, हम ऊपर में रखते हैं, बट्टा करते हैं छोटा वाला। जब ये बड़ा में लेकर के छोटा संख्या से भाग देते हैं, तो हम लोग को किसी भी चीज़ का संख्या पता चल जाता है। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुल संख्या बराबर क्या होगा, बड़ा घन का आयतन,
ये याद रखिएगा, जब ये कुल संख्या पूछेगा बड़ा घन का आयतन बटा छोटा घन का आयतन। पढ़ लो बाबू, समय है, नहीं तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। और इतने कम समय में मैथ के क्वेश्चंस को हम बार बार बताते हैं कि मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है, रीजनिंग का भी जवाब दे सकता है, लेकिन आप लोगों को मैथ के जवाब देना है तो मैथ के सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ बेहतरीन तरीका पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस के लेवल को भी आगे बढ़ाना होगा। सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पे आपके एमएमएस एग्जाम में गणित से नहीं पूछा जाता है। जो भी एमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा गणित के अंदर क्वेश्चन, वो नेक्स्ट लेवल का होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा अच्छा करके पढ़िए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चंस को जवाब दे सकते हैं। समझ गए? आप देखिए बड़ा घन का आयतन, तो बड़ा घन का आयतन मतलब क्या हुआ? बड़ा भुजा। यहाँ देखिए बड़ा भुजा कितना है? 6 है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा है 6 तो 6 का क्यू। देखिए छोटा घन का आयतन, छोटा घन की भुजा कितना है? तो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर के क्यू करिए। और सेंटीमीटर नहीं भी करेंगे तो पर भी देखिए, मान के चलिए 6 के 36 216 cm क्यू हो गया। इसके बाद देखिए 8 सेंटीमीटर क्यू हो गया। सेंटीमीटर क्यू ये कट गया। अब देखिए 8 लेके 216 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 0 8 2 चौक 8। इसके बाद देखिए 2 5 10, इसके बाद देखिए 2 5 10 2 चौक 8 2 2 4 27 2 54, यानी कि 27। कुल घनों की संख्या कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कि 6 सेंटीमीटर वाले एक घन से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने काट सकते हैं? तो 27 काट सकते हैं। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक बड़े घन से 27 काट सकते हैं। ऐसे ऐसे 27 काट सकते हैं 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन। किससे? तो 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक बड़े घन से। समझ गए ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने घन की कुल संख्या होगी? दे देगा 10 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम जिस तरह से आपको समझाए हैं उसी तरह से बना करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? अब आइए आयतन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके आने वाले एमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ देखिए, एक कमरे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस कमरे में कितनी हवा भरी जा सकते हैं? देखिए क्वेश्चन किस तरह से दे दिया है। एक कमरे की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस कमरे में कितनी हवा हम लोग भर सकते हैं? तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आयतन समझना होगा। आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा छेका गया उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे कि आप लोग बिस्तर पर सोते हो तो आपके द्वारा जितना जगह छेकते हो, आपका शरीर जितना छेकता है वह आपके शरीर के लिए आयतन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग टेबल पर किताब रखते हैं या कोई भी चीज़ को कहीं पर रखते हैं, जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ स्थान छेकता होगा। उसी वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान उस वस्तु का क्या होता है? आयतन होता है। यानी कि जब भी आपके एमएमएस एग्जाम में या कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ दे कि आयतन क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान उस वस्तु का आयतन होता है। इस तरह से आप लोग जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझिए। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा इसके बाद देखिए ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए कमरा किस तरह से होता है? कमरा वर्गाकार होता है कि आयताकार होता है? तो हम सभी जानते हैं कमरा क्या होता है? आयताकार होता है। और घनाभ की सतह किस तरह से होता है? तो घनाभ की सतह होती है आयताकार। घन की सतह न होती है वर्गाकार। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक उसी तरह से वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ देखिए कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होता है। सभी अलग अलग होता है किसमें? आयत में ही नहीं होता है। तो देखिए घनाभ की सतह क्या होती है? तो आयताकार होती है। यहाँ देखिए कमरे की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसके बाद देखिए ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि सभी मान अलग अलग दिया है। और हम सभी जानते हैं कमरा क्या होता है? कमरा घनाभ की सतह के जैसे होती है, घनाभाकार होती है ना। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि वर्ग किस तरह से होता है? घन की तरह होता है। ठीक उसी तरह से घनाभ किस तरह से होता है? तो आयताकार होती है। यहाँ देखिए अब हम लोग को कितनी हवा भरी जा सकती है। एक टंकी में कितना लीटर पानी अट सकता है? एक टंकी में कितना लीटर पेट्रोल डीजल अट सकता है? इस तरह से जब भी बाहर से किसी वस्तु को अंदर में रखेंगे, तो जब ये अंदर में रखेंगे तो वह वस्तु जिसको रखेंगे वह तो जगह तो छेकेगा। तो जब ये जगह छेकेगा उस स्थिति में हम लोग उसका आयतन निकालेंगे। जब ये कह देगा कि एक गिलास है, मान के चलिए एक गिलास है, वह किस तरह से है? बेलनाकार है। एक गिलास है, उसकी आकृति किस तरह से है? बेलनाकार है। उसकी त्रिज्या दे देगा कुछ और उसके बाद उसका हाइट दे देगा और कहेगा कि इसमें कितना लीटर पानी अटा सकते हैं, कितना लीटर दूध अटा सकते हैं।
जब ये कोई भी वस्तु बाहर से अंदर की ओर रखेंगे, तो जब ये बाहर से अंदर की रखेंगे तो अंदर में वह वस्तु जिसको रखेंगे वह तो कुछ ना कुछ स्थान छेकेगा, और जब ये स्थान छेकेगा उसका आयतन निकालेंगे। आप तो समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न में आयतन निकालेंगे, समझ गए ना। जब ये किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु में रखते हैं तो वह वस्तु जिसको रखते हैं वह कुछ ना कुछ स्थान छेकता है। जब ये स्थान छेकेगा तो उस स्थिति में उस प्रश्न का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। यहाँ पर भी क्या करना है, हम लोग को आयतन निकालना है। तो यहाँ देखिए हम लोग किसका आयतन निकालेंगे, तो घनाभ का, क्योंकि कमरा क्या होता है, घनाभाकार होती है। और घनाभ का आयतन किस तरह से होता है, आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ देखिए लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, यहाँ देखिए ऊंचाई तो 8 है, यहाँ देखिए इससे पहले चौड़ाई देखिए, इसके बाद देखिए 8, 15 गुना 8, 15 8 120, ये हो गया। इस तरह से 12 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब हवा भर सकता है इस घर में। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए एक कमरे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस कमरे में कितनी हवा भरी जा सकती है, तो जितनी हवा भरी जा सकती है उसी को कहेंगे उस हवा का आयतन। समझ गए। आप देखिए ये कमरा तो होती है घनाभाकार, और घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरह से आप लोग इस सूत्र को लिख लीजिए कि घनाभ का आयतन किस तरह से होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, यहाँ देखिए चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 15 धन 150 गुना 8, 15 8 120, यहाँ देखिए एक सुना है तो 12 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया। इतनी हवा हम भर सकते हैं उतने बड़े कमरे में। समझ गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में दे देगा। देखिए ना, कहेगा एक बर्तन किस तरह से है, एक बर्तन बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या दे देगा, मान के चलो 7 सेंटीमीटर दे देगा। एक जो है बर्तन है वह किस तरह से है, तो बेलनाकार है, उसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हुआ बेलनाकार, इसकी त्रिज्या हो गया। यहाँ देखिए एक बर्तन बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई दे देगा आपको, मान के चलिए 28 दे देगा। इस तरह से देखिए आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछा भी गया है कि एक बर्तन बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और उस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो उस बेलनाकार वस्तु में कितना लीटर पानी या कितना लीटर दूध या किसी भी चीज़ को कितना अटा सकते हैं। देखिए एक बार और एक बेहतरीन तरीका से प्रश्न को लिख लीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए, तो एक बर्तन जो कि एक बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और उस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो उस बेलनाकार बर्तन में कितने पानी अटा सकते हैं या कितने भी दूध अटा सकते हैं, कितने लीटर पेट्रोल डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ को कितना रख सकते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इस तरह के जब ये सवाल आएगा, कोई भी वस्तु को दूसरे वस्तु में रखेंगे वह कितना अट सकता है, किसी दूसरे वस्तु में कितना अट सकता है, कितना किसी भी वस्तु को रख सकते हैं, इसके लिए हम लोग आयतन निकालेंगे। अब आप लोग को एक फार्मूला याद रहना चाहिए। जितने भी सवाल है ना आयतन से संबंधित सारे सवाल को बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, इसको याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बेलन का आयतन का फार्मूला याद रखना है। किसी भी सवाल को, आयतन वाले सवाल को बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h। पाई का मान हम लोग सभी जानते हैं, पाई का मान याद रखिए 22/7। आर का मान ये देखिए 7 गुना 7 हो जाएगा, r² यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर को मतलब 7 गुना 7। इसके बाद देखिए यहाँ पे 28 है। अब देखिए 7 7 कट गया, अब मान के चलिए 22 गुना 7 गुना 28, इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका वही हो जाएगा आंसर। अब तो आप लोग आयतन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में या कहीं पर भी पूछा जाएगा आप लोग बना दीजिएगा। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप लोग को कुछ फार्मूला ध्यान में रखना है। आप लोग लिख लीजिए फार्मूला। आयतन से संबंधित सवाल को बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला ध्यान में रखना होगा। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है। इसके बाद देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L गुना B गुना H होता है। इसके बाद देखिए बेलन का आयतन। अगर इन सारे फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखते हो तो आप लोग को आयतन से संबंधित सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए शंकु का आयतन, क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है इसके बारे में आप लोग तो समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न में हम लोग को आयतन निकालना है। समझ गए ना। इसके बारे में तो हम बार बार समझाए, 1/3 πr²h। इतने सारे फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आपके एनएमएमएस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप लोग उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे सकते हो। कहेगा कि कोई वस्तु बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या फलना है, ऊंचाई फलना है, तो उस वस्तु में, उस बेलनाकार वस्तु में कितना लीटर दूध अटा सकते हैं। कोई वस्तु शंक्वाकार है
जिसकी त्रिज्या मतलब फलना दे देगा, त्रिज्या दे देगा, कुछ ऊंचाई दे देगा, उस शंक्वाकार वस्तु में कितना लीटर दूध अट सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जब ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग समझ जाइएगा कि किसी वस्तु को दूसरे वस्तु में रख रहे हैं, तो कोई वस्तु को रखेंगे दूसरे वस्तु में तो वह वस्तु तो जगह छेकेगा। जब ये जगह छेकेगा तो उस प्रश्न का क्या निकालेंगे हम लोग, आयतन निकालेंगे। और जब ये आप लोग आयतन निकालिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आयतन वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जितने भी फार्मूला दिए हैं इन सारे फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। तो आपके एनएमएमएस एग्जाम में, चाहे एनटीएससी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आयतन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, और 100% है। एनटीएससी के लिए तो ये रामबाण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन आपके एनएमएमएस एग्जाम में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए ना? तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी हमने इस वीडियो के अंदर में आपको समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी समझाए हैं एक भी कंसेप्ट छूटे नहीं। इसलिए जब भी वीडियो बनाते हैं तो उसको शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। अगर शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं देखते हैं, मान के चलिए बीच में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा कर देंगे और जो आप लोग नहीं देखे होंगे, शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं देखिएगा तो कुछ भी प्रश्न छूट सकता है। और मान के चलिए वही प्रश्न से उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग पछताइएगा, कहा शुरू से लेकर अंतिम तक देख लिए रहते वीडियो को, तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए, तब आपको वीडियो में क्या समझाया जाता है, क्या कंसेप्ट डालने का प्रयास करते रहते हैं, आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। जब समझ में आएगा, बस इस चैनल का मकसद ही क्या है, समझाना। किसी भी बात को हम रटाते नहीं है, इस तरह से समझना है ताकि उस टाइप के क्वेश्चन अगर जीवन में कभी भी पकड़ा जाए उसको छोड़ेंगे नहीं। एक ही बार समय देंगे, बार बार उसको समय नहीं देना है। समझ गए ना? एक ही बार इस तरह से समय दे देंगे ताकि अगर उस टाइप से क्वेश्चन, उस आधार पे क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए उसका जवाब हम लोग बेहिचक दे पाए, और बेहिचक देना भी चाहिए। जब समझिएगा तभी नहीं दे पाइएगा। रटन प्रणाली वाला बच्चा बनिएगा, तोता जैसे रटाता है उस तरह से बनिएगा तो आप लोग को नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और इस वीडियो को, यदि आप लोगों ने इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।